हे एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल स्मिता द स्माइल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। और आज मैं लेकर आ गई हूँ प्रबंधकीय गुण जो तृतीय खंड है मैनेजमेंट, उसके एमसीक्यूज लेकर आ गई हूँ, क्योंकि मुझे ऐसे लग रहा है कि मैनेजमेंट सब्जेक्ट एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सभी को बहुत ही रेयर लोग ही होंगे जिनको बहुत अच्छे तरीके से आता होगा। बाकी इसके एमसीक्यूज लगाना ही अब टाइम बचा है, इसकी थ्योरी पढ़ने का समय नहीं है क्योंकि बहुत लंबा पार्ट है ये। तो एमसीक्यूज के थ्रू ही मैं सारे क्वेश्चंस लेकर आने की कोशिश करूँगी और उसी के अकॉर्डिंग ही आपको थोड़ा थोड़ा समझाते जाऊँगी, क्योंकि अब टाइम बहुत कम बचा है। तो एमसीक्यूज लेकर आ गई हूँ मैनेजमेंट सब्जेक्ट के, तो आप इसी को लगाइए और इसी से ही आपके एग्ज़ाम में सिलेक्शन हो जाएगा आपका। तो चलिए बने रहिए, सीरीज ज्वाइन कर लीजिए और आपको क्वेश्चन। जैसा कि आपको पता है कि टाइम बहुत कम बचा है, आज 16 तारीख हो गई है और 28 से पेपर स्टार्ट हैं, तो 10 से 12 दिन ही बचे हैं। तो इन्हीं में ही एमसीक्यूज़ के थ्रू ही मैनेजमेंट सब्जेक्ट को पढ़ाने की कोशिश करूँगी। उसके क्वेश्चन बनाना आप लोग कैसे बनते हैं, और टाइम बहुत जैसे बताया गया है टाइम बहुत कम बचा है, तो मैं कोशिश करूँगी 10 से 12 दिन में 12 से 15 वीडियो लेकर आऊँ, ताकि आपका अच्छे से रिवीजन हो जाए और आप अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएँ। तो चलिए बढ़ते हैं इस सीरीज को टाइम वेस्ट ना करते हुए, आज से मैनेजमेंट सब्जेक्ट यानी प्रबंधकीय गुण का स्टार्टिंग करते हैं, श्री गणेशाय करते हैं। और आई होप आपको ये बहुत ही मदद करेगा और आपकी तैयारी को और भी इम्प्रूवमेंट करेगा। तो आप बने रहिए और इस तरीके के क्वेश्चन एंजॉय करिए और देखिए आप लोगों को इसी तरीके के क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में आने को दिखेंगे कि इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए बनाते हैं आज मैनेजमेंट के क्वेश्चन, और मैं बहुत सारे क्वेश्चन इसी तरीके से लेकर आती रहूँगी। जितना भी टाइम है उतने ही टाइम में जितना हो पाएगा उतना रिवीजन करना है और एमसीक्यूज़ बहुत ज़्यादा लगाने हैं। तो फ्रेंड्स के साथ भी ये वीडियो ज़रूर शेयर करिए, तो उनको भी मैनेजमेंट के क्वेश्चन मिल जाएंगे, क्योंकि मैनेजमेंट एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सभी लोगों को नहीं आता। जिन्होंने मैनेजमेंट की प्रिपरेशन करी है उन्हीं को ही आता है, तो आप इसके क्वेश्चन ज़रूर करिएगा। वैसे ये अगर समझ में आ जाए तो बहुत ही ईजी है, बट समझ में ना आए तो इसकी लैंग्वेज समझ में ही नहीं आती है। और जैसा कि आपको पता है कि मेरा मैनेजमेंट सब्जेक्ट रहा है, तो मुझे इसमें इंटरेस्ट भी है और मैं आपको इसके साथ ही चलिए वीडियो को आगे ले चलते हैं। क्वेश्चन पहला, निम्नलिखित में से किसके बाद संप्रेषण को पूर्ण कहा जाता है? संप्रेषण को पूर्ण किसके बाद कहा जाता है? ऑप्शन ए प्रतिपुष्टि, ऑप्शन बी संदेश भेजना, ऑप्शन सी संदेश कूट लेखन, ऑप्शन डी संदेश कूट वाचन। चलिए तो मैं यहाँ आपको बता दूं कि संप्रेषण की प्रक्रिया कब पूर्ण मानी जाती है। संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन। तो प्रतिपुष्टि के बाद यानी फीडबैक के बाद, संदेश भेजना यानी मैसेज सेंड कर दिया तो क्या कम्युनिकेशन पूर्ण हो जाएगा। और संदेश कूट लेखन यानी मैसेज को एक कोडिंग लैंग्वेज में लिखना, तो क्या लिखने से संप्रेषण पूर्ण हो जाएगा। और संदेश कूट वाचन यानी कि मैसेज को पढ़ने से संप्रेषण पूर्ण हो जाएगा, ये पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक। संप्रेषण की प्रक्रिया तब पूर्ण मानी जाती है जब सेंडर द्वारा जब मैसेज जिस भी लैंग्वेज में लिखा जाता है उसी फिर लिखने के बाद भेज दिया जाता है और रिसीवर उसको रिसीव कर लेता है और उसी लैंग्वेज में वो समझ पाता है जो सेंडर ने भेजा है। उस लैंग्वेज में समझने के बाद जब वो अपना फीडबैक देता है कि हाँ इसके बारे में मेरी ये राय है या मुझे ये समझ में आया है, तो फीडबैक प्राप्त होने के बाद ही संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन कंप्लीट होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। उत्कृष्ट सामूहिक कार्य के लिए पुरस्कार किसको बढ़ाता है? उत्कृष्ट यानी एक्सीलेंट जो वर्क होता है, यानी कि जो ग्रुप में करते हैं, जो एक्सीलेंट ग्रुप वर्क होता है उसमें जो पुरस्कार दिया जाता है वो किसको बढ़ावा देता है?
सामूहिक सामंजस्य और मनोबल बढ़ाएगा, आपसी गलतफहमी बढ़ाएगा, समूह में नई प्रेरणा देगा, केवल अस्थायी रूप से समूह का कल्याण होगा। देखिए, जहाँ पर ये केवल वर्ड आते हैं, कुछ कोड वर्ड होते हैं, वो क्वेश्चन का आंसर हो ही नहीं सकता। ओनली जहाँ पे आता है वो आंसर हो ही नहीं सकता, तो ये तो वैसे भी हट जाएगा। जब सामूहिक कार्य अच्छा हो रहा है तो सामूहिक सामंजस्य और मनोबल ही बढ़ाएगा। वैसे भी गिफ्ट देने से इंसान का, जब कोई कार्य करता है उसे कोई पुरस्कार दिया जाता है, चाहे वो ओरल दिया जाए या फिर कोई गिफ्ट के तौर पे दिया जाए, तो उसका मनोबल बढ़ता ही है और वो और कुछ आगे अच्छा करने का ही सोचता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, सामूहिक सामंजस्य और मनोबल बढ़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। किसने कहा था कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है? यह एक कोटेशन है, तो इसका बताना है कि किस राइटर ने ये कहा था कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। तो ये तो एकदम रट्टा मारने वाला क्वेश्चन हो गया, इसमें समझाने लायक कुछ नहीं है। तो सीधा सीधा इनके नाम को याद करना है और इनकी कोटेशन को याद करना है। क्रिस्टो ने कहा था, विंग ने कहा था, प्लूटो ने कहा था, एरिस्टल ने कहा था मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। तो क्रिस्टो, विंग, प्लूटो और एरिस्टल किसने कहा था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है, एरिस्टल ने कहा था कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज शास्त्र में परियोजना कार्य क्यों दिया जाता है? समाज शास्त्र में परियोजना कार्य क्यों दिया जाता है? ऑप्शन ए, परियोजना का काम बहुत तेजी से पूरा हो सकता है। ऑप्शन बी, यह शिक्षक और छात्र दोनों के लिए समय बचाता है। ऑप्शन सी, इसे राज्य स्तर पर आयोजित प्रदर्शनी में शामिल करें। ऑप्शन डी, इससे छात्रों की सृजनात्मक कौशल का विकास होता है। देखो, परियोजना जो कार्य होता है वो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। इसमें छात्रों की सृजनात्मक कौशल का विकास होता है। जैसे कि आपने बाल विकास में पढ़ा ही होगा सृजनात्मक कौशल, तो उसी का विकास होता है परियोजना कार्य से। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। संप्रेषण में किस चैनल में प्रचुरता सर्वाधिक है? जो 3 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन, उनमें ये देखना है कि सबसे अधिक प्रभावित करने वाला संप्रेषण मीडियम कौन सा है। टेलीविज़न, समाचार पत्र, आमने सामने का संप्रेषण, उपरोक्त सभी। तो ये सभी संप्रेषण के ही, कम्युनिकेशन के ही मीडियम है, बट सबसे वैलिड है, जो बहुत जल्दी वर्क करता है, उसका पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, आमने सामने का संप्रेषण। जो आमने सामने बैठकर वार्तालाप की जाती है, उसमें क्या होता है कि एक्सप्रेशन, फेस एक्सप्रेशन भी सामने से समझ में आता है, इंसान क्या समझाना चाहता है वो समझ में आता है, बजाय जितना टेलीविज़न या समाचार पत्र से नहीं आता। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना ने देश की आर्थिक वृद्धि में बढ़ोतरी की है? जैसे कि सबको ही पता है कि इसमें पंचवर्षीय योजनाएं चल रही हैं, तो उनमें से किन पंचवर्षीय योजना में आर्थिक यानी इकोनॉमिकल डेवलपमेंट हुआ है? तो ऑप्शन ए, चौथी पंचवर्षीय योजना में, ऑप्शन बी, 5वीं पंचवर्षीय योजना में, ऑप्शन सी, 6ठी पंचवर्षीय योजना में, ऑप्शन डी, 7वीं पंचवर्षीय योजना में। तो बताना है कि किस पंचवर्षीय योजना में इकोनॉमिकल डेवलपमेंट ज़्यादा हुआ है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 7वीं पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। मैस्लो द्वारा प्रतिपादित सोपानिक व्यवस्था में उच्चतम आवश्यकता कौन सी है? जो मैस्लो ने सोपानिक व्यवस्था दी है, जो मैस्लो की सोपानिक व्यवस्था है, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट कौन सी आवश्यकता है? जो आवश्यकता से रिलेटेड सोपानिक व्यवस्था दी है मैस्लो ने, उसमें पूछा गया कि सबसे इम्पोर्टेंट कौन सी आवश्यकता है? सुरक्षा, शारीरिक, आत्मसम्मान या आत्म वास्तविकता? तो इसका राइट आंसर है आत्म वास्तविकता, यानी ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। विमुक्त जाति दिवस मध्य प्रदेश में किस दिनांक को मनाया जाता है? जो विमुक्त जाति दिवस है वो मध्य प्रदेश में किस दिनांक को मनाया जाता है?
31 अगस्त को, ऑप्शन बी 15 जुलाई को, ऑप्शन सी 15 सितंबर को, ऑप्शन डी 21 मार्च को। तो इसका राइट आंसर है 31 अगस्त को मनाया जाता है विमुक्त जाति दिवस। ये कुछ इस टाइप के क्वेश्चन है जिन्हें सीधा सीधा पढ़ के आंसर देना चाहिए, इसमें कुछ समझाने लायक नहीं है। ये रट्टाफिकेशन वाला क्वेश्चन हैं तो इनको रटना ही पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक पहलकर्ता के रूप में नेता की भूमिका नहीं है। कौन सी जो 4 भूमिकाएं दी गई हैं इसमें पहलकर्ता या आरंभकर्ता जो लीडर होता है उसकी भूमिका नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट तो हो जाता है ये कीवर्ड याद करना कि ये नहीं दिया गया है। अक्सर क्या हो जाता है नहीं पढ़ना भूल ही जाते हैं, सीधा है भूमिका है पर आ जाते हैं और है के अकॉर्डिंग ही आंसर लगा देते हैं। बट नेगेटिव पॉइंट को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है, नहीं तो इस तरीके से नेगेटिव पॉइंट ध्यान न देने से क्वेश्चन अक्सर गलत होते हैं। चलिए पढ़ते हैं कौन सी लीडर की भूमिका नहीं है। ऑप्शन ए काम करने के नए तरीकों की कल्पना करना, ऑप्शन बी मित्रता और स्वीकृति प्रदान करना, ऑप्शन सी परिवर्तनों की आवश्यकता का पूर्वाभास और ऑप्शन डी गतिविधि की स्पष्ट रूपरेखा तैयार करना। देखो एक जो लीडर होता है उसकी कई विशेषताएं होती हैं जिसका डिटेल में पढ़ना जरूरी है। जैसे कि काम करने के नए नए तरीकों की कल्पना करना, जो लीडर होता है मुखिया होता है उसका ये कार्य तो होता ही है कि नए नए तरीकों की कल्पना करे कि किस तरीके से कौन सा कार्य सही होगा। ठीक है, ऑप्शन सी है परिवर्तनों की आवश्यकता का पूर्वाभास। लीडर को ये भी होना चाहिए, ये गुण भी लीडर में होना चाहिए, पहले से उसको आभास हो जाना चाहिए कि कहाँ पर किस परिवर्तन की आवश्यकता है और कहाँ पर किस तरीके का परिवर्तन किया जाना जरूरी है, तभी ही अपने पक्ष में बातें जाएंगी। इस तरीके से लीडर का गुण होना चाहिए। ऑप्शन डी गतिविधि की स्पष्ट रूपरेखा तैयार करना। देखो गतिविधि जो भी गतिविधियां करनी है, जो भी स्टार्ट करना है उसकी रूपरेखा पहले से ही उसका खाका तैयार करना होना चाहिए। ये लीडर का गुण होता है। मित्रता और स्वीकृति प्रदान करना। देखो मित्रता, किसी से मित्रता और बैर करना ये लीडर का गुण नहीं होता है। कहते हैं ना लीडर से भलाई अच्छी ना बुराई अच्छी, तो इनसे ये इनका गुण नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा कि पहलकर्ता या आरंभकर्ता के रूप में नेता की भूमिका में ऑप्शन बी नहीं आएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। किस पंचवर्षीय योजना अवधि में पंचायती राज संस्थाओं को सक्रिय किया गया था। देखिए फ्रेंड, ये जो पंचायती राज व्यवस्था है ये बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, बहुत छोटा टॉपिक है, बट बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी हो जाता है, इससे एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर ही बनेगा, ये मेरी गारंटी है। तो आप जो पंचायती राज व्यवस्था है उसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए। ये टॉपिक आप बिल्कुल भी छोड़कर मत जाना, नहीं तो आप पछताओगे। इससे ये क्वेश्चन ज़रूर ही आएगा। तो ये बहुत छोटा टॉपिक है, मैक्सिमम हाफ आवर में आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो आप ये टॉपिक ज़रूर कर लीजिए और उससे बाहर क्वेश्चन इसका नहीं जाएगा, तो आप उतना ज़रूर पढ़िए। चलिए देखिए कि कौन सी पंचवर्षीय योजना में पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। पहली पंचवर्षीय योजना में, दूसरी में, चौथी में या पांचवी में। तो इसका राइट आंसर है दूसरी पंचवर्षीय योजना में। जो पंचायती राज व्यवस्था है वो दूसरी पंचवर्षीय योजना में आई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। समाज मिति का पहली बार किसके द्वारा उपयोग किया गया था। जो समाज मिति मेथड है उसका यूज सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था। जी.एल. मोरेनो के द्वारा, शेल्डन के द्वारा, क्रैश मेकर द्वारा या कोई नहीं। यानी कि ये 3 दिए गए हैं, इनमें से कोई और ही है जिसके द्वारा समाज मिति की पहल की गई थी। इसका ऑप्शन डी का मतलब ये है। तो बताइए किसके द्वारा की गई थी। तो इसका राइट आंसर बताइए आप लोग कि किसके द्वारा की गई थी पंचवर्षीय योजना की समाज मिति का पहली बार किसके द्वारा उपयोग किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, जी.एल. मोरेनो है जो उनके द्वारा पहली बार समाज मिति का यूज़ किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा, जी.एल. मोरेनो द्वारा। ठीक है,
तो फ्रेंड्स, आज की क्लास का यहीं पर एंड करते हैं। आपको वीडियो कैसे लगा ज़रूर बताइए, और इसी तरीके के मैं और क्वेश्चन लेकर आती रहूँगी, ताकि आपका जो मैनेजमेंट सब्जेक्ट है, जो प्रबंधकीय गुण वाला सब्जेक्ट है, तृतीय खंड है, वो आपका अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाए और आपको कोई भी प्रॉब्लम ना जाए। काफ़ी सारे एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस कर पाएँ आप इनकी। तो मैं बहुत अच्छे अच्छे एमसीक्यूज़ जिस बुक से मुझे समझ में आएंगे मैं लेकर आती रहूँगी, और इसी तरीके से आपकी क्लास में आती रहूँगी। आपको कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देने की कोशिश करूँगी। तो बने रहिए। चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिए, ताकि उनके पास भी यह वीडियो पहुंच सके और वो भी इसका फ़ायदा ले सकें, अपनी तैयारी में को और आगे बढ़ा सकें। तो आप उनके साथ शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नोटिफिकेशन फटाफट आपको मिलता रहे और आप वीडियो ज्वाइन कर पाएँ।